वेलकम। कल की जो क्लास थी उसमें आपने मानव के मस्तिष्क को कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। और मानव के मस्तिष्क में लास्ट आपने पढ़ा था मध्यांश, या जिसको आप लोग कह रहे थे मेडुला ऑब्लोंगेटा। और उस मध्यांश भाग के अंदर अन्य 6 क्रियाएं होती थी जिस पर अपना नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। उससे जस्ट पहले आपने पढ़ा था पॉन्स पॉन्स वेरोलाई, जिसके अंदर श्वास की प्रक्रिया का नियंत्रण होता था। उससे जस्ट पहले आपने पढ़ा था अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क के माध्यम से शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं, चलना फिरना, दौड़ना, लिखना, ये सब नियंत्रित होता था। आपने एक चीज और लिखी थी कि अल्कोहल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति का अनुमस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बीच का जो भाग था मध्य मस्तिष्क, उसमें लिखा था कि 4 छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिसे कॉलिकुलस कहते हैं। प्रत्येक भाग को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें ऊपर के 2 भाग दृष्टि प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं और नीचे के 2 भाग सुनने से संबंधित श्रवण प्रतिवर्ती केंद्र के रूप में होती है। इतना आपने नोट कर लिया था। आज अपन कुछ उससे आगे की यात्राओं को स्टार्ट करते। लास्ट में आपने ऐसा सुना था, लिखा या मुझे नहीं पता, आपने लिखा था कि अपने रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु पाए जाते हैं जिनकी टोटल संख्या 31 जोड़ियां होती हैं, जबकि कपाल के अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ियां पाई जाती है। तो 12 जोड़ियां और 31 जोड़ियां, ये चीजें भी शायद आपने नोट कर ली थी लास्ट में ना। अब ये जो 31 जोड़ियां हैं ये कहां कहां और कौन कौन सी पाई जाती है इसको थोड़ा सा आप देखोगे। मानव के अंदर जो मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है, मेरु तंत्रिकाएं टोटल थी 31 जोड़ी। मानव के अंदर 31 जोड़ियां पाई जाती है मेरु तंत्रिका की, मतलब जो रीढ़ की हड्डी के अंदर वायर होते हैं। अब जो 31 जोड़ियां पाई जाती है इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो गर्दन का भाग है, इस गर्दन भाग के अंदर टोटल 8 अलग हो जाती है। उसके बाद में वक्ष स्थल का भाग, वक्ष भाग, जिसमें टोटल पाई जाती है 12। इस गर्दन तक 8 अलग हो जाती है, वक्ष भाग में 12 अलग हो जाती है। 8 और 12 20 हो गई अलग। उसके बाद में कमर का भाग, जिसको कटी भी कहते हैं कमर, इस कमर के अंदर 5 अलग हो जाती है। 5 के बाद में ये जो त्रिक भाग है, इस त्रिक भाग के अंदर फिर 5 अलग हो जाती है, तो ये पहुंचा दिया 30 तक। उसके बाद में लास्ट में एक तंत्रिका और पाई जाती है जिसको कहते हैं अनुत्रिक, और अनुत्रिक में पाई जाती है केवल इस टाइप में। टोटल ये जो 31 मेरु तंत्रिकाएं हैं वो मानव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इनका प्रश्न आता है कौन सी कहां कितनी पाई जाती है, तो 1 से 8 तक पाई जाती है गर्दन में। 9 से लगा करके 20 तक, 9 से 20 ही करोगे, और वो पाई जाती है वक्ष स्थल के अंदर। 21 से लगा करके 25 तक वो पाई जाती है कमर में। 26 से 30 तक पाई जाती है त्रिक भाग में, और 31वीं पाई जाती है अनुत्रिक में। तो ये टोटल 31 मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। मेरु तंत्रिकाओं के बाद में जस्ट आगे का जो टॉपिक है उसको अपन पढ़ने वाले है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को आप लोग नर्वस सिस्टम कहते हो, और ये जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अपना शरीर यहाँ पे कंट्रोल में है। कुछ भी कार्य हो, लाइट फिटिंग करते टाइम थोड़ा सा झटका आए, हाथ को कितनी स्पीड से पीछे खींचते हो। गर्म पानी थोड़ा सा टच हो जाए, बहुत स्पीड से हाथ खींचते हो। कोई गर्म चीज थोड़ा सा हाथ टच हो जाए, स्पीड क्या होती है वापस खींचने की। ये जो अचानक काम होते हैं, इन सबको नियंत्रित करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। कहीं पे एकदम तेज आवाज होती है, आंखें बंद कर दे, एकदम आप छींक होती है, आंखें बंद करते हो। कोई भी अचानक जो भी प्रक्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र के लिए शरीर में छोटी 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 बहुत सारी अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई है उस कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन, उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका, उसको कहते हैं न्यूरॉन। तो मानव के अंदर जो ये तंत्रिका तंत्र है, इसकी जो मुख्य इकाई है, मुख्य इकाई, इसकी मुख्य इकाई के रूप में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका, या जिसको कहते हैं न्यूरॉन, या इस न्यूरॉन को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव के अंदर तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है,
सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो शुक्राणु है, लेकिन सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो नाम रहता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ये शरीर की ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। विभाजन आपने पढ़ा कोशिकाओं में दो टाइप का होता है, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। 9th 10th की क्लास में आप पढ़ के आए हो। लेकिन ये तंत्रिका एक ऐसी कोशिका है जिसमें कोई किसी टाइप का सेल डिवीजन नहीं होता है। शरीर के अंदर कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। समसूत्री होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। एक तो तंत्रिका कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन, प्लस अपने शरीर के अंदर जितनी भी रक्त की कणिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कणिका जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तीसरी कौन सी है, हाँ प्लेटलेट्स, इन 3 प्रकार की कोशिकाओं में कोई किसी टाइप का कोशिका विभाजन नहीं होता है। साथ ही न्यूरॉन के अंदर भी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। तो ये न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। और उसके साथ साथ में ये ऐसी कोशिका है जिसमें कोई सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये इसमें एक जनरल चीज रहती है। अपने शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र की स्पीड है वो 45 मीटर पर सेकंड होती है। क्या मतलब, आप जैसे करंट के वायर को टच करते हो तो हाथ जो स्पीड लेता है ना वो 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। 45 मीटर पर सेकंड कोई हल्की स्पीड नहीं है, बहुत शानदार स्पीड होती है। मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र में जो आवेग संचरित होते हैं इसकी स्पीड रहती है 45 मीटर पर सेकंड। मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र को अपन कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, और इसकी जो स्पीड है, इसकी गति है, ये रहती है 45 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से मानव के अंदर तंत्रिका आवेग चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक इकाई जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर दिखने में कैसी होती है, अपन संरचनाओं के ऊपर चले तो दिखने में तंत्रिका कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार से मिलती है। फर्स्ट में आप देखोगे तंत्रिका कोशिका या जिसको अपन कहते हैं न्यूरॉन। तीसरे चौथे दिन होता रहता है। फर्स्ट बार सुना आपने? पहले और सुना है? सुना है? जरूरी है। वो पीछे उधर बंद कर दो, पीछे पीछे उधर है ना, उधर हाँ टैप जुड़ा हुआ, हाँ पीछे। क्या बना रहा हूं मैं? पता नहीं सर, जो भी है चलने दो। हैं? शरीर में हर जगह फैली रहती है। त्वचा के ऊपर छोटे से बाल है ना, इस बाल को आप टच करो पता चल जाएगा, मतलब इवन छोटा सा बाल ऊपर से टच करो आपको पता चल जाएगा स्पर्श हो रहा है। हर जगह शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां तक इनकी पहुंच नहीं है, हर जगह पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका के अंदर कुछ प्रोटीन नुमा संरचनाएं इनके ऊपर पाई जाती है जिनको कहते हैं माइलिन आछंत। ये संरचना इसके ऊपर पाई जाती है। मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है इसके बीच में केंद्रक मिलता है, केंद्रक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के जस्ट पास में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, अंदर कुछ प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जिसको निसल कण के नाम से जानते हैं। ये कुछ निसल कण की संरचना इसमें पाई जाती है। मानव के अंदर
इस तंत्रिका तंत्र का अपन नामकरण करें तो नामकरण की प्रक्रिया में ये जो भाग मिलते हैं बाहर की तरफ, इस भाग का नाम है डेंड्रॉन। ये ऊपर की तरफ डेंड्रॉन कहते हैं। इसी को दुर्माक्षय भी कहते हैं, दुर्माक्षय। बीच का जो भाग है, इस बीच के भाग को कहते हैं साइटोन। अंदर का भाग साइटोन कहलाता है। इस साइटोन के अंदर छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते हैं और इन कणों को कहते हैं निसल कण। निसल कण के नाम से जानते हैं। इस निसल कण में प्रोटीन, वसा संग्रहित रहती है। प्रोटीन और वसा का संग्रहण होता है। ये जो बीच का भाग है, आसमानी भाग अंदर की तरफ चल रहा है, इस भाग का नाम है, अंदर की तरफ का जो भाग है उसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन या इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। इसमें छोटी छोटी जो संधियां पाई जाती है इसको रेनवियर संधि कहते हैं। रेनवियर संधि, ये रेनवियर संधि यहाँ पे है, फिर रेनवियर संधि है, यहाँ पे फिर संधि मिलती है, यहाँ पे फिर रेनवियर की संधि मिलती है। ये ऊपर की तरफ जो संरचनाएं बनाई है, 3 संरचनाएं, इनको कहते हैं माइलिन आछंद। ये ऊपर की तरफ संरचना, इसको माइलिन आछंद कहते हैं। माइलिन आछंद के नाम से जानते हैं। ये माइलिन आछंद की संरचना है। और पीछे की तरफ ये जो भाग है इसको कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका। सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक पुट्टिका कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से क्या प्रश्न रहता है? एक तो प्रश्न आता है कि इस तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में भागों का क्रम क्या रहता है, कौन कौन से भाग क्रम में पाए जाते हैं। ये जो पूरी तंत्रिका कोशिका, इसमें मुख्य 3 भाग पाए जाते हैं। पहला जो भाग है उसको कहते हैं साइटोन, दूसरे भाग को कहते हैं डेंड्रॉन, तीसरे भाग को कहते हैं एक्सॉन। तंत्रिका कोशिका में 3 भाग पाए जाते हैं, विभाजन पाया जाता है। ये जो लास्ट के भाग है जिसको अपन ने सिनेप्टिक पुट्टिका लिखा है, सूचनाओं को अपने शरीर में से ग्रहण करने का काम। आप हल्की सी सुई आप चुभो दो, उसमें जो संवेदना अपने शरीर में जाती है, इंजेक्शन लगाते हैं ना, डॉक्टर भरना स्टार्ट करता तभी दर्द स्टार्ट हो जाता है उधर ही। कारण तंत्रिका तंत्र अंदर आवेग में आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो सूचनाएं हैं उनको लेने का काम ये बाहर के भाग है जिसको अपन ने लिखा डेंड्रॉन। शरीर की बाहर की जो सूचना है उसको ग्रहण करने का काम डेंड्रॉन करते हैं। डेंड्रॉन से सूचना जाती है साइटोन में, अंदर का भाग साइटोन। साइटोन से सूचना जाती है धीरे धीरे एक्सॉन में। एक्सॉन से सूचना जाती है सिनेप्टिक पुट्टिका में। सिनेप्टिक पुट्टिका से सूचना अगली तंत्रिका कोशिका में जाती है। जैसे हाथ पे मच्छर काट रहा है तो इधर वो सूचना तो आ रही है, ये सूचना धीरे धीरे होती अपने मस्तिष्क में पहुंचती है। तो सूचना को ग्रहण करने का काम डेंड्रॉन, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, ऐसी 3-4 कोशिकाएं जुड़ती है, तब तक सूचना इधर पहुंच जाती है। और सूचनाओं को लाने का काम जो कोशिकाएं करती है उसको अपन संवेदी कोशिकाएं कहते हैं। और ये सूचनाओं को एक्सेप्ट करने का काम, सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती है, जिसकी स्पीड होती है 45 मीटर पर सेकंड। ये जो लास्ट का भाग है सिनेप्टिक पुट्टिका, एक तंत्रिका कोशिका मान लो इतनी लंबी है तो एक तंत्रिका कोशिका तो यहीं खत्म हो गई, फिर दूसरी जुड़ेगी सूचना यहां, फिर तीसरी में यहां, ऐसे करके 6-7 सूचनाएं आपस में कोशिकाएं जुड़ करके यहां पहुंचाती है। तो एक तंत्रिका कोशिका खत्म हो रही है, दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होगी, और 2 तंत्रिका कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती है उस भाग को कहते हैं सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। तो अगला पॉइंट आता है सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स, सिनेप्स का मतलब होता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन। जैसे कोशिका नंबर 1 और इधर की तरफ कोशिका नंबर 2, ये पहली कोशिका जैसे आपस में जुड़ती है तो कुछ इस प्रकार के बीच में संयोजन दिखाई देते हैं। दूसरी तंत्रिका कोशिका जो सामने आकर के जुड़ रही है, और सामने आकर के जब जुड़ती है तो तंत्रिका कोशिका फिर इस प्रकार से सामने व्यवस्थित हो जाती है। ये दूसरी तंत्रिका सामने व्यवस्थित हो गई। पहली कोशिका, दूसरी कोशिका, सूचनाएं ट्रांसफर हो रही है पहली तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में। ये जो सूचनाएं ट्रांसफर होती है, इस ट्रांसफर के लिए जो संधि स्थल है, इस संधि स्थल को कहते हैं सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन सिनेप्स कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार वैज्ञानिक सेरीगटन ने किया था।
साइंटिस्ट का नाम था सेरिगटन। इसने सबसे पहले सिनेप्स शब्द का प्रयोग किया था। सिनेप्स क्या होता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन जिसमें सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। ये कुछ प्रक्रियाएं रहती है। हेडिंग आप नोट करो। कल आपने जो लास्ट में लिखा था तो पहले उसको आप कंट्रोल करो। कल आपने लास्ट में लिखा था कपालीय तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। वापस नोट करो। मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी और इनका लोकेशन लिखो, कौन कौन सी, कितनी कितनी, कहां पाई जाती है। मेरु तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं आपने लिखा है, लोकेशन लिखो साथ में सबकी। गर्दन में 8 पाई जाती है, वक्ष भाग थोरेकिक भाग में 12, लंबर, कमर, कॉक्सिक्स। 8, 12, 5, 1, 1 इस सीक्वेंस में मिलती है। नोट कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अंग्रेज क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र में फर्स्ट पॉइंट नोट करो। इस तंत्र द्वारा ज्ञानेंद्रियों कितनी होती है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाएं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क तक पहुंचती है। सेकंड पॉइंट में नोट करो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कोष्ठक में लिखोगे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। थर्ड पॉइंट लिखोगे, मानव मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं। लिख लिया? अगला पॉइंट नोट करोगे, मानव में तंत्रिका आवेग स्थानांतरण की गति, तंत्रिका आवेग स्थानांतरण की गति कितनी होती है? 45 मीटर पर सेकंड होती है। 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं।
अगला पॉइंट नोट करो, तंत्रिका कोशिका, एक बार इसको आप फिनिश कर लो, फिर मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। कल साइंस की क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी? इधर ऑनलाइन वाले आंदोलन कर रहे हैं, क्लास हुई ही नहीं। अरे कल मस्तिष्क को अपन ने कंप्लीट किया था, टेक्निकल टीम जोड़ देगी, क्लास नहीं है तो चले आगे। हाँ ना हैं? अगला पॉइंट नोट करो, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। फिर अगला पॉइंट लिखोगे, न्यूरॉन में, न्यूरॉन क्या मतलब होता है? हैं? न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसको आप हिंदी में लिख रहे हो तंत्रिका कोशिका, आप लिखोगे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में या न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। सेल डिवीजन इसमें होता ही नहीं है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करोगे, न्यूरॉन तीन भागों से, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तीन भागों से निर्मित संरचना है। तीन भागों से निर्मित संरचना है। तीन भागों से निर्मित संरचना है। कौन कौन से पाई जाती है? आपने लिखा था एक नंबर पे तो होता है साइटोन, साइटोन या इसको कहते हैं कोशिका काय, कोशिका काय पहला भाग है। दो नंबर का नाम डेंड्रॉन, डेंड्रॉन या इसको कहते हैं दुर्माक्षय, दुर्माक्षय डेंड्रॉन। तीसरा कौन सा होता है? तीसरे का नाम आपने लिखा था एक्सॉन, एक्सॉन या इस एक्सॉन को कहते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। एक जो तंत्रिका कोशिका है उसमें तीन संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये तीनों भाग इसमें मिलते हैं। शरीर में कौन सी ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? बस एक ही है? नहीं, और भी है। और कौन कौन है? रक्त की कणिकाएं कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती है। शरीर में आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी होती है ना रक्त में, काम क्या उसका? या यूं ही पाई जाती है निठल्ली अंदर? हाँ, डॉक्टर के पास में जाते हो, खून की रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा आता है हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, और हीमोग्लोबिन का काम होता है, अपन जो गैस ले रहे हैं वो तो फेफड़ों तक जा रही है, उस फेफड़ों की गैस को उठा करके पूरे शरीर में सप्लाई देने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन बराबर सप्लाई हो ही नहीं पाती है, फिर शरीर में आलस रहता है, बैठे बैठे उबाई सांस लेते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पूरा एकदम बराबर शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, पढ़ने में, हर काम में तुम लोग बहुत करेज के साथ में रुचि लेते हो, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? हाँ, प्रतिरक्षा का काम करती है। शरीर में कोई भी रोगाणु अगर घुस जाता है, जैसे मच्छर काटता है, मच्छर काटता शरीर में क्या छोड़ के जाता है? प्लाज्मोडियम। गुड। और वो प्लाज्मोडियम एक रोगाणु है, उस रोगाणु को नष्ट करने का काम डब्ल्यूबीसी करती है, लेकिन उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। आगे आप इसका चित्र नोट करो।
हाँ हाँ, स्पीड कम रखो। एक तो स्पीड और एक सामने वाले से डायरेक्शन। जैसा बनता है बस बना लो, नामकरण अंदर कर देना सारे, बाकी चलेगा। मिटा क्यों रहे हो? इतना शानदार बना था, पास में देखो सब लुटा हुआ है। अपना कितना मस्त था, फिर भी मिटा दिया। अरे वो कोई नहीं चलेगा। अरे टेक्निकल टीम क्लास ऐड करना कल वाली कर ली? ओके। बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो पन्ना छोड़ा ही नहीं, आपने तो काम स्टार्ट रेगुलर करवा दिया। कोई नहीं, माफी चाहते हैं आप लोग। तंत्र के बाद में वापस मस्तिष्क नोट कर लेना। बिल्कुल क्लास का हल है, क्लास ऐड हो जाएगी, तुम लोग उसको देख लेना। जुड़ गई तुम्हारी क्लास, जाकर के सर्च करो उसको। इतना टाइम नहीं लगाना फोटो में। बिच्छू मत बनाना, बाकी सब चलेगा। थोड़ी देर में कुछ अलग बना के बैठ जाओ। ओके ओके, क्लास प्रोसेसिंग में है, जुड़ जाएगी जल्दी।
जल्दी खत्म करो। हैं गाड़ी कदे पू गए? अगला पॉइंट नोट करो, सिनेप्स। सिनेप्स, सिनेप्स शब्द किसने दिया था? सिनेप्स। सर आपने बताया ही नहीं, ऐसा बोलोगे? सिनेप्स शब्द किसने दिया था? मैंने बताया ही नहीं। अच्छा बताया था, कल आपने वो एक आंदोलन कर रहे थे, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? सर आपने तो बताया ही नहीं। कल एक वर्ड आया था ईसीजी और एक था ईईजी, हैं? एक था ईसीजी और एक था ईईजी। ईसीजी था वो तो होता है हृदय के लिए, और ईईजी होता है मानव के मस्तिष्क के लिए। मानव के मस्तिष्क पर सुरक्षात्मक आवरण कितने पाए जाते हैं? हैं? 3 पाए जाते हैं। 2, आज 2 पे आ गए। 3 आवरण पाए जाते हैं, और 3 आवरणों को कहते हैं मेनिंजस। और उसमें जब सूजन होती है तब एक रोग होता है जिसका नाम था मेनिंजाइटिस। एक रोग पूछा जाता है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया ये आपके कांस्टेबल में पूछा था, 2-3 वैकेंसियों पहले पूछा था, प्रश्न था साइजोफ्रेनिया। ये भी मस्तिष्क से रिलेटेड है। ये बड़ा खतरनाक होता है। जिसको भी होता है वो व्यक्ति जो झूठी चीजें होती, कुछ भी बता दो उस पर बिलीव करता है। सामने दिखा दो ए कूड़ो है, कुछ भी कपोल कल्पित चीजें होती है उनको वास्तविक मान करके उस पर विश्वास करता है। इस रोग का नाम है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया अभी लिख लो इसके अंदर, तंत्रिका कोशिका जहां आपने छोड़ा है उसके पास में नोट कर लो, साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया साइजोफ्रेनिया के आगे नोट करो, मस्तिष्क संबंधित रोग। साइजोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया मस्तिष्क संबंधित रोग। इसमें व्यक्ति मस्तिष्क संबंधित रोग, इसमें व्यक्ति कल्पनाओं पर इसमें व्यक्ति कल्पनाओं पर विश्वास करता है। कल्पनाओं पर विश्वास करता है, जबकि वास्तविक ऑब्लिक यथार्थ, वास्तविक यथार्थ वस्तुओं को, वास्तविक या यथार्थ वस्तुओं को आधारहीन समझता है। वास्तविक वस्तुओं को आधारहीन समझता है, और जो कल्पनाएं हैं उन पर वो बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। एक कल परसों रोग आया था डिसलेक्सिया। क्या था? पठन विकार था। एक आपने नोट किया था परकिंस। परकिंस भी पढ़ा था? यस। लो अगला पॉइंट नोट करो आप, सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर नोट करो, दीपू RJ35। लो सिनेप्स के आगे नोट करो, 2 तंत्रिका कोशिकाओं, सिनेप्स, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन ऑब्लिक संधि स्थल, संधि स्थल जिसमें आवेगों का स्थानांतरण होता है, जिसमें आवेगों का स्थानांतरण होता है, जिसमें आवेगों का स्थानांतरण होता है। अगले में नोट करो, सिनेप्स शब्द का प्रयोग सेरिंगटन ने, सिनेप्स शब्द का प्रयोग
सेरिंगटन ने किया था। शब्द का प्रयोग सेरिंगटन ने किया था। आगे नोट करो, सिनेप्स के समय दो न्यूरॉन के बीच, सिनेप्स के समय दो न्यूरॉन के बीच सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करते हैं। दो न्यूरॉन के बीच सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम का सूत्र है Na+, पोटेशियम का है K+, सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करते हैं। सिनेप्स के समय दो न्यूरॉन के बीच सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करते हैं। वो चित्र बनाओ उधर का, सोडियम पोटेशियम बीच में नोट करना, और दो तंत्रिका कोशिकाओं का संधि स्थल, और इस संरचना को कहते हैं सिनेप्स। बंदे ने क्या गजब ट्रिक पकड़ी है, हैं? लोग मोबाइलों पे आजकल स्टेटस लगाते हैं कि हालचाल दिखने और हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना कि अभी तक सलामत है। इधर ऑनलाइन क्लास वाले भी वैसे ही कर रहे हैं। पुराना जमाना था, मोबाइल का जमाना नहीं था, तो हालचाल पूछते थे। सुबह शाम जब भी ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाना कि अभी विरासत है, हैं? एक वो पुराना टाइम था जिसमें श्राप देते थे। आज के टाइम में वो सिस्टम भी बदल चुका है। आप श्राप के नाम पर ब्लॉक करो उसको, फिर उसको अनब्लॉक करो, फिर ब्लॉक करो, फिर अनब्लॉक करो, तड़फाओ उसको। ये एक नया तरीका श्राप देने का। सामने वाला अपने आप समझ लेता है, हैं? गजब, ये ऑनलाइन वाले इतना नॉलेज कहां से लेके आते हैं? लो भाई, ये सेरिंगटन था जिसने ये प्रक्रियाएं दी थी आपके सामने, जिसको आप कहते हो सिनेप्स। हटा दूं इसको? ये आपने पहले ही नोट कर रखा है, दो न्यूरॉन के बीच में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, पहले ही नोट कर चुके हो आप। लो, ये जो भाग पड़ा है, जो तंत्रिका कोशिका जस्ट आपने बढ़ाई थी अभी, इसमें जो सबसे लास्ट का भाग है उसका नाम है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष में कुछ दागे नुमा संरचनाएं पड़ी है जिसका नाम है सिनेप्टिक पुट्टिका। एक तंत्रिका का सबसे लास्ट सिरा ये है और दूसरी तंत्रिका का पहला सिरा ये है। एक तंत्रिका कोशिका का सबसे लास्ट सिरा, दूसरी तंत्रिका कोशिका का प्रथम सिरा। यहां की सूचनाएं आई, अब इधर ट्रांसफर करनी है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इसको तो कहते हैं संधि स्थल। सूचनाएं आगे ट्रांसफर हो गई, अब ये तंत्रिका जाकर के आगे खत्म होगी, फिर सूचनाएं आगे ट्रांसफर होगी। इस तंत्रिका कोशिका का सबसे लास्ट जो भाग है उसको कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका। और इस सिनेप्टिक पुट्टिका से जब सूचनाएं आगे ट्रांसफर होती है, सिनेप्स बनते हैं, तो इसमें कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं, कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं। उन केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ने का काम सिनेप्टिक पुट्टिका ही करती है। सिनेप्टिक पुट्टिका से, सिनेप्टिक पुट्टिका
सिनेप्टिक पुटिका से कुछ रसायन छोड़े जाते हैं, यहां से कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं, और इन केमिकल्स को अपन कहते हैं, केमिकल्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। तंत्रिका कोशिका का जो लास्ट भाग है उसको कहते हैं सिनेप्टिक पुटिका, और जब सिनेप्स बनता है तो यहां से सूचनाएं ट्रांसफर होती है, उसमें कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर खूब टाइप के होते हैं, जिसमें पहले न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन के नाम से जानते हैं। दूसरे का नाम है एड्रीनलिन। सर ये तो हार्मोन था, एक पढ़ा था, यस हार्मोन था एड्रीनलिन, जो यहां से फिर छोड़ा जाता है। तीसरे का नाम होता है यहां से डोपामिन। डोपामिन भी आपने पढ़ा था, रोग का नाम आया था पार्किंस रोग। पार्किंस रोग, उस पार्किंस के अंदर आपने पढ़ा था डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है, और डोपामिन की कमी हो जाने से रोग हो जाता है पार्किंस, जिसमें मांसपेशियों में धड़कन होनी स्टार्ट होती है। चौथे यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर है जो निकलते हैं तंत्रिका कोशिका के लास्ट भाग से, और जब सिनेप्स बनता तो सिनेप्स के अंदर सूचनाओं के ट्रांसफर में हेल्प करने का काम करते हैं। ओके, लिखो आगे, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर के आगे लिखो, न्यूरॉन के सिनेप्टिक पुटिका, न्यूरॉन की सिनेप्टिक पुटिका से निर्मित रसायन, से निर्मित रसायन सिनेप्स के समय, निर्मित रसायन सिनेप्स के समय आवेग स्थानांतरण, सिनेप्स के समय आवेग स्थानांतरण की गति बढ़ाने हेतु, आवेग स्थानांतरण की गति बढ़ाने हेतु रसायन, आवेग स्थानांतरण के या आवेग स्थानांतरण हेतु गति बढ़ाने वाले रसायन। रसायनों के नाम नोट करो। एक नंबर पे सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन बॉडी के अंदर खुशी का कारण होता है, जो शरीर के अंदर हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस का कारण, खुशी का कारण ये होता है सीरोटोनिन, हैप्पीनेस का कारण। एड्रीनलिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन। एक आजकल नया नाम एग्जाम में पूछा गया था जो न्यूरोट्रांसमीटर था, और उसको कहते हैं गाबा। नाम इसका थोड़ा अलग ही है, इसका नाम है गामा अमीनो ब्यूटाइरेक, गामा अमीनो ब्यूटाइरेक अम्ल, GABA। ये भी एक नया है, एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा था। तिलचट्टा, कॉकरोच, उसका जो मस्तिष्क है वो इतना विकसित नहीं होता है,
उसमें तंत्रिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और समूह मस्तिष्क में नहीं होते, शरीर में पीछे होते हैं। इसलिए तिलचटे को काटो ना, फिर भी वो 5 मिनट घूमता रहता है, मरता नहीं है। कारण उसका जो मस्तिष्क है वो इधर मस्तिष्क है ही नहीं उसके अंदर। कॉकरोच के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और उस समूह के लिए एक वर्ड और पूछा जाता है। कोई जीव जिसमें मस्तिष्क नहीं है, केवल तंत्रिका समूहों का क्लस्टर पाया जाता है, समूह पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हटा दूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो आप। किसकी बात कर रहे थे अपन? तिलचट्टे की। तिलचट्टा, इस तिलचट्टे के अंदर जो मस्तिष्क की संरचना है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। तिलचट्टा जिसको कहते हैं कॉकरोच। इस कॉकरोच के अंदर जो तिलचट्टा है, कॉकरोच है, इसके अंदर मस्तिष्क होता है अल्प विकसित, लेकिन इसके अंदर जो अभी नोट नहीं करोगे आप लोग, इसके अंदर तंत्रिका तंतुओं के कुछ समूह पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतुओं के कुछ समूह पाए जाते हैं, कुछ इसमें क्लस्टर पाए जाते हैं। क्लस्टर बोले तो कुछ ग्रुप पाए जाते हैं, और तंत्रिका तंतुओं के समूह मिलकर के एक छोटे से ब्रेन का निर्माण करते हैं, मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। और वो मस्तिष्क में नहीं होता, पेट की तरफ पीछे होता है, इसलिए उसका सिर हटा दो फिर भी घूमता रहता है। तो इस तंत्रिका तंतुओं का जो समूह है, जो क्लस्टर है, जो ग्रुप है, इस ग्रुप को नाम देते हैं गैंगिलिया। गैंगिलिया, इसको कहते हैं गैंगिलिया। गैंगिलिया के नाम से जानते। तंत्रिका तंतुओं का जो समूह है, इस समूह को कहते हैं गैंगिलिया। अगला पॉइंट नोट करो आप। तंत्रिका तंतुओं के समूह को गैंगिलिया कहते हैं। तंत्रिका तंतुओं के समूह को गैंगिलिया कहते हैं, और ये पाया जाता है तिलचट्टे में। कोष्टक में लिख लेना, तिलचट्टा तंत्रिका तंतुओं का समूह गैंगिलिया कहलाता है। तंत्रिका तंतुओं का समूह गैंगिलिया कहलाता है, और ये पाए जाते हैं ज्यादातर तिलचट्टे में पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतुओं का समूह गैंगिलिया तिलचट्टे में पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र फिनिश होने की तरफ है। एक छोटा पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि अपने शरीर में एक तंत्रिका कोशिका जस्ट अभी आपने बनाई थी, जिसको आप कहते हो फर्स्ट तंत्रिका कोशिका, सामने आकर के मिलती है, उसको कहते हो द्वितीयक तंत्रिका कोशिका। ये फर्स्ट कोशिका, दूसरी कोशिका, जब ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो जुड़ते टाइम इनके अंदर सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं। और जब सूचनाएं ट्रांसफर होती है, मान लो ये सूचनाएं ऐसे ट्रांसफर हो रही हैं, इधर ट्रांसफर हो रही है, एक तरफ होगी, दोनों तरफ नहीं होने वाली है। ये जो सूचनाएं एक तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो इस भाग को तो कहते हो सिनेप्स, लिखा था ना अभी, इस भाग को कहते हो आप लोग सिनेप्स, संधि स्थल है। लेकिन इसमें जो सूचनाओं का स्थानांतरण होता है, जिस विधि से सूचनाएं ट्रांसफर होती है, आपने लिखा इसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है। लेकिन जब ये सूचनाएं ट्रांसफर होती है तो इसमें थोड़ा सा करंट चलता है, और उस करंट का मान होता है 60 माइक्रो एम्पियर। ये शरीर के अंदर करंट पैदा करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। किसी व्यक्ति को प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बिठा करके ऊनी कपड़े उसके ऊपर घुमाना, ऊन का कपड़ा आप सर्दियों के अंदर उतारते हो ना, जैकेट, तो भी शरीर पर करंट पैदा हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी व्यक्ति को धरातल से ऊपर बैठाना, नहीं तो अर्थिंग हो जाएगा, करंट उसका निकल जाएगा। कुर्सी पे बैठा करके उसके ऊपर सॉल को रगड़ना, और रगड़ने के बाद आप नंगे पैर उसको जाकर के टच करना, बॉडी में करंट पैदा होता है। ये करंट पैदा करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। और एक नॉर्मल जो तंत्रिका तंत्र एक सिनेप्स बनाता है, उसमें 60 माइक्रो एम्पियर करंट पास आउट होता है। एक सिनेप्स के अंदर जब सूचनाएं ट्रांसफर होती है तो इसमें कुछ तो निकलते हैं केमिकल, अभी आपने लिखा था, जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और इसमें कुछ करंट पैदा होता है। तो सूचनाओं का जब स्थानांतरण होता है, सूचना स्थानांतरित होती है, तो इस विधि का नाम, इस मेथड का नाम, सूचनाओं के स्थानांतरण की विधि का नाम है विद्युत, जिसमें पैदा हो रहा है करंट। उसके साथ में अभी आपने जस्ट लिखा था रसायन, विद्युत रासायनिक आवेग क्रिया विधि, विद्युत रासायनिक आवेग
क्रिया विधि द्वारा सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफर होती है, तो इस मेथड का नाम है विद्युत रासायनिक आवेग क्रिया विधि, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मैकेनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। नोट करो अगला पॉइंट। सिनेप्स के समय 60 माइक्रो एम्पियर, सिनेप्स के समय 60 माइक्रो एम्पियर विद्युतीय आवेश उत्पन्न होते हैं। 60 माइक्रो एम्पियर विद्युतीय आवेश उत्पन्न होते हैं। सिनेप्स के समय 60 माइक्रो एम्पियर विद्युतीय आवेश उत्पन्न होते हैं। अगली लाइन में नोट करो, तंत्रिका कोशिका में, नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं का स्थानांतरण, तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं का स्थानांतरण विद्युत रासायनिक आवेग क्रिया विधि द्वारा होता है। सूचनाओं का स्थानांतरण विद्युत रासायनिक आवेग क्रिया विधि, विद्युत रासायनिक आवेग क्रिया विधि द्वारा होता है। क्लास अपलोड हो गई क्या? ओके। विद्युत रासायनिक आवेग क्रिया विधि खत्म। ये आपका टॉपिक था, छोटा सा तंत्रिका तंत्र, खूब सारी इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिली है। अगला आप लोग टॉपिक नोट करो, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, नया पेज, मस्त बढ़िया हेडिंग, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अंग्रेजी इसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। क्लास अपलोड हो गई है, देख लो आप लोग, अभी वही आंदोलन चल रहा है। लो, कंकाल तंत्र क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, पहले अपन इसकी कुछ शुरुआत करते हैं। मानव के अंदर जो हड्डियों का सिस्टम है, ये पूरा कंकाल तंत्र शरीर के अंदर केवल अपने को सपोर्ट देने का काम नहीं करता है। इस कंकाल के अंदर खून का निर्माण होता है। हड्डियों का जो सेंटर भाग है, बीच का भाग है, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा या उसको कहते हैं बोन मेरो, और उस बोन मेरो के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण, इस रक्त का निर्माण, ये पूरा का पूरा हड्डियों के अंदर भाग से होता है, जिसको कहते हैं बोन मेरो या उसको अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। शरीर में जितने भी प्रतिरक्षी पदार्थ बनते हैं, उन प्रतिरक्षी पदार्थों को निर्मित करने का काम अस्थियों का केंद्रीय भाग करता है, लेकिन उन प्रतिरक्षी पदार्थों को ट्रेनिंग देने का काम थाइमस ग्रंथि करती है। पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसका पहला काम है, मानव के कंकाल तंत्र का पहला काम है शरीर को एक आधार देना। सेकंड काम है शरीर के अंदर रक्त की कणिकाओं का निर्माण करना। तीसरा काम है शरीर के अंदर प्रतिरक्षी पदार्थ, इम्यून सिस्टम, इसको मजबूती देने का भी काम करता है। मानव के अंदर जब अपन कंकाल तंत्र को पढ़ते हैं तो इसमें दांतों को पढ़ा जाता है, हड्डियों को पढ़ा जाता है, मांसपेशियों को पढ़ा जाता है। और मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं सार्कोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन जब करते हैं तो इसको कहते हैं, हाँ, अस्थियोलॉजी कहते हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जब मानव के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है तो दांतों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है? डेंड्रोलॉजी है पेड़ पौधों का अध्ययन। मानव के अंदर जब दांतों का अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तीन शब्द मैंने बोले, ओडोंटोलॉजी, दांत, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और मांसपेशियों का अध्ययन
सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी, सार्कोमियर, अस्थियों के अंदर जो संधियां हैं उनके लिए शब्द आता है। तो कंकाल तंत्र में 3 तो पहले अध्ययन से संबंधित आता है। अगर अपन अस्थियों का विसर्जन करते, सॉरी अस्थियों का अध्ययन करते हैं, अस्थियों का अध्ययन, इन अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, अच्छा, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यस यस यस, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और तीसरा है मांसपेशियां, मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, मानव के अंदर पेशियों का अध्ययन कहलाता है सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी कहलाता है। सार्कोलॉजी के साथ एक शब्द और आता है, उपास्थियां पाई जाती शरीर में। सर मांसपेशियां, यस ये मांस है, ये मांस है पूरा का पूरा, लेकिन कुछ उपास्थियां पाई जाती। उपास्थियां, ये वाली कान के अंदर उपास्थियां जहां पे कैल्शियम कम है, कैल्शियम होता है ज्यादा तो कान इधर उधर नहीं उड़ते। नाक का आगे का भाग, इसमें उपास्थियां पाई जाती हैं। जहां पर कैल्शियम कम है तो वो अस्थि नहीं है, वो उपास्थि है, बोन नहीं है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो कार्टिलेज भाग है, जो उपास्थियां हैं, इस उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थियां, जिसको उपास्थियों के नाम से जानते हैं या कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थियों का अध्ययन, उपास्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, और इसको कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। इसका अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये यहां पर 4 शब्द रहते हैं। मानव के अंदर जो पतली पतली पेशियां पाई जाती है, जिसको अपन सार्कोलॉजी कहते हैं, इस सार्कोलॉजी में 2 प्रकार के तंतु मिलते हैं। कभी पानी से भरी हुई 20 लीटर की बाल्टी उठाना, इधर मांसपेशियां अपनी औकात दिखाती हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, मांसपेशियां बाहर आती है, उसमें जो पतली पेशियां हैं उसको कहते हैं एक्टिन। मोटी पेशी होती है उसको कहते हैं मायोसिन। एक्टिन, मायोसिन, ये दोनों मिलकर के सार्कोमियर का निर्माण करते हैं। तो मानव में जो मांसपेशियों का समूह पाया जाता है उसको कहते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर में, सार्कोमियर, इस सार्कोमियर में 2 टाइप की तंतु पाए जाते हैं। एक का नाम होता है एक्टिन, दूसरे का नाम होता है मायोसिन। एक है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन, ये इसमें पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नाम आया था गाबा, आया था कि नहीं आया था? आया था। कोई पूरा नाम बोल दो। ना 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 ना, पेज नहीं फड़फड़ाना है, हैं? एल्जाइमर तो नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन समझ आप गए होंगे, हैं? गामा एमिनो, लैक्टिक नहीं है, ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक अम्ल। अच्छा, ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऐसा मैं पूछूं तो सीधा तुम्हारा ध्यान जाएगा मक्खन पे। मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक अम्ल होता है। नींबू को काट करके सीधा जीभ पे नीचे, जीभ, अरे नींबू, नींबू के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इमली टार्ट्रिक अम्ल होता है। थोड़े खट्टे खट्टे खट्टे, मतलब कच्चे टमाटर, उस थोड़े टमाटर को आप, कच्चे टमाटर को आप सीधा उसका जूस पियो, मजा उसमें भी खूब आता है। कारण कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक, सही है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। खूब सारे एसिड पाए जाते हैं। तो अभी आपने लिखा ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? हैं? पसीने में कौन सा होता है? लैक्टिक होता है, पसीने में लैक्टिक होता है। दूध और दही के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक ही होता है। और मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक होता है। गाबा का पूरा नाम गामा एमिनो ब्यूटायरिक अम्ल था क्या? सर ये न्यूरोट्रांसमीटर था। न्यूरोट्रांसमीटर कहां से निकलता है? सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से निकलता है। करता क्या है? कुछ नहीं है, जब सिनेप्स बनता है तो उसमें जो सूचनाएं ट्रांसफर होती है उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है। और जब सूचनाएं ट्रांसफर होती है तो थोड़ा बहुत उसमें करंट भी पैदा होता है। और जिसका मान था 60 माइक्रो एम्पियर, है ना, 60 माइक्रो एम्पियर था। यस, नोट करो आप, कंकाल तंत्र 4 सूचनाओं को आप नोट कर लो। ओके, और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ऑनलाइन वालों के लिए पुरानी क्लास भी अपलोड हो चुकी है। थैंक यू, बाय।